आइए एक प्रश्न हल करते हैं। हमारा प्रश्न है 100 विद्यार्थियों के एक समूह में 80 विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं और 40 विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी दो में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। तो बताइए कि कितने विद्यार्थी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। तो इस प्रश्न में हमारे पास कुल 100 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 80 को फुटबॉल और 40 को क्रिकेट पसंद है। अब पहली नजर में आपको ये लग सकता है कि ऐसे तो कुल 120 विद्यार्थी हुए, 80 फुटबॉल और 40 क्रिकेट, यानी कि टोटल 120 विद्यार्थी हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, यानी ये विद्यार्थी उभयनिष्ठ या कॉमन हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। इसलिए 100 विद्यार्थियों में ऐसे विद्यार्थियों को 2 बार गिन लिया गया है और हमें इन्हीं विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। अब आइए इस प्रश्न को हम समुच्चय की सहायता से हल करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 समुच्चय बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा पहला समुच्चय F है, जो फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है, और दूसरा समुच्चय C है जो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है। अब यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 80 है, यानी कि इन विद्यार्थियों की संख्या 80 होगी, और इसी तरह से क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 है, और इस तरह से दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 100 है, जिसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसे हल करने के लिए हम पहले एक वेन आरेख बनाते हैं, जिसके भीतर समुच्चय F और समुच्चय C को दर्शाने के लिए हम 2 वृत्त बनाएंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक आयत है जो सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाता है, और इसके भीतर ये 2 समुच्चय F और C को दर्शाने वाले वृत्त हैं। ये वाला वृत्त F है जो समुच्चय F को दर्शाता है, और ये C है। ये वृत्त उन विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं, और ये जो वृत्त है C, वह उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो क्रिकेट खेलते हैं। तो हमारे पास कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं यहाँ पर जो दोनों खेल खेलते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को हम इस भाग में दर्शाएंगे। हम मान लेते हैं कि इन विद्यार्थियों की संख्या X है। अब यदि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या X है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या जो केवल फुटबॉल खेलते हैं वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 80 ऋण X। ठीक है, इसी तरह से केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? इस भाग को हम 40 में से घटा देंगे, यानी कि 40 ऋण X, ये केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 3 भाग मिलते हैं। पहला जो केवल फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 80 ऋण X, दूसरा जिसमें फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने वाले विद्यार्थी आते हैं, यानी ये उभयनिष्ठ वाला भाग, और तीसरा केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी, यानी कि 40 ऋण X। तो यदि हम इन तीनों भागों को जोड़ दें, यानी कि 80 ऋण X, और इसमें हमने जोड़ा ये उभयनिष्ठ वाला भाग X, और क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या यानी 40 ऋण X। ठीक है, तो इनकी कुल संख्या क्या होना चाहिए? प्रश्न के अनुसार हमारे पास कुल 100 विद्यार्थी हैं, यानी कि इन तीनों का योग जो है वह 100 होगा। अब यदि इस समीकरण को हम हल करें तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ऋण x है, ये धन x है, ये आपस में कट जाएंगे, और 80 और 40 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120, और ऋण x बराबर 100, यानी कि जब इसे हम हल करेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा 20। 120 में से जब हम 100 को घटाएंगे तो ये 20 मिल जाएगा। तो यह उन विद्यार्थियों की संख्या है जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। यही हमें प्रश्न में ज्ञात करना था, कितने विद्यार्थी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल खेलते हैं। तो इस प्रकार यह उन विद्यार्थियों की संख्या हमें मिल गई जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल खेलते हैं। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को तो हल कर लिया, लेकिन यहाँ हम 2 समुच्चयों के बीच एक सामान्य संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसके द्वारा ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये क्या संबंध हो सकता है? आइए इसे हम पता लगाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम फिर से 2 समुच्चय A और B लेते हैं और इनका वेन आरेख बना लेते हैं। तो ये हो गया इन समुच्चयों का वेन आरेख। मान लीजिए कि ये समुच्चय A है और ये समुच्चय B है,
अब इनके बीच सामान्य संबंध ज्ञात करने के लिए हमें इन तीनों भागों को जोड़ना होगा। ये कौन कौन से भाग हैं? यह पहला भाग है जिसमें केवल समुच्चय ए के अवयव आएंगे, और इसी प्रकार यह दूसरा भाग है जिसमें केवल समुच्चय बी के अवयव आएंगे, और यह तीसरा भाग जो समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, जिसमें ए और बी दोनों के अवयव शामिल होंगे। अब इस पहले भाग में केवल समुच्चय ए के अवयव हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि ये समुच्चय ए के अवयव हैं, जो समुच्चय ए के सारे अवयव हैं, लेकिन यहाँ हमें जो उभयनिष्ठ अवयव हैं इनको घटाना होगा क्योंकि ये समुच्चय बी में भी शामिल हैं, यानी कि ये जो है ए और बी का सर्वनिष्ठ है। तो इसे हम लिखेंगे समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ, यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी। अब इसमें हमें इस दूसरे भाग के अवयवों को जोड़ना होगा जो ए और बी दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है, ए सर्वनिष्ठ बी, और इसके बाद इसमें हमें तीसरे समुच्चय के अवयवों को जोड़ना होगा, समुच्चय बी के अवयव ऋण उभयनिष्ठ अवयव यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी। तो ये जो है तीनों भागों का योग हो जाएगा। ये पहला भाग समुच्चय ए के अवयव ऋण ए और बी का सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ अवयवों को हमने घटा दिया, इसके बाद हमने यहाँ पर जोड़ दिया उभयनिष्ठ अवयवों को, और फिर समुच्चय बी के अवयव जो केवल समुच्चय बी में है, इसलिए यहाँ पर हमें उभयनिष्ठ अवयवों को फिर से घटाना होगा। तो इस तरह से हमें समीकरण मिलता है। अब यदि इसे हम हल करें तो ये हमें संबंध यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो सर्वनिष्ठ है यहाँ धनात्मक है और यहाँ ऋणात्मक है, तो ये इससे कट जाएगा और हमें मिल जाएगा समुच्चय ए के अवयव, इसके बाद समुच्चय बी के अवयव और समुच्चय ए और बी के अवयवों का सर्वनिष्ठ। और यह जो हमें हल मिला यह इन दोनों समुच्चयों के सभी अवयवों की कुल संख्या यानी कि ए सम्मिलन बी के बराबर होगा, जिसे हम लिखेंगे ए सम्मिलन बी। तो इस प्रकार हमें इन दोनों समुच्चयों के बीच ये संबंध प्राप्त हो गया। समुच्चय ए के अवयव धन समुच्चय बी के अवयव ऋण इन दोनों समुच्चयों में जो सर्वनिष्ठ हैं उन्हें हम घटा देंगे यहाँ पे, और ये जो है बराबर हो जाएगा दोनों समुच्चयों के सभी अवयवों के। तो यह एक संबंध है जो हमें इन दोनों समुच्चयों के बीच मिल रहा है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब हम समुच्चय ए के अवयवों की संख्या और समुच्चय बी के अवयवों की संख्या को जोड़ते हैं तो इसमें हम इस बीच वाले उभयनिष्ठ भाग को 2 बार जोड़ रहे हैं, इसलिए हमें ए सम्मिलन बी या ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस उभयनिष्ठ भाग के अवयवों की संख्या को यानी सर्वनिष्ठ को हमें 1 बार घटाना होगा।